ये बात आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है कि हमारे जो सबसे अहम डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा सुतून है वो मीडिया है। मीडिया जो है इस इशू की स्टडी करे और वो हक और सदाकत का साथ दे, सच्चाई का साथ दें। कलेक्टर के हवाले है वो चीज, कलेक्टर चाहे तो खबरस्तान रखेगा, चाहे तो मस्जिद रखेगा। ये बात सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान अपने वजूद के तशख्खुस के लिए हर तरह की कुर्बानी देने तैयार है। मैं ये अपील कर सकता हूँ कि वो अपनी राय ज़रूर जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ज़रूर दे। और मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहता है शरीयत के नाम पर। और सवाल ये है कि हुकूमत जुडिशरी से भाग क्यों रही है? जब किसी भी मस्जिदों को बाकी रखना, मस्जिदों की हिफाजत करना, ये सिर्फ और सिर्फ काम ये ईमान वालों की जिम्मेदारी है और वही कर सकते हैं। करोड़ों मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, करोड़ों मुसलमान इस मुल्क से ख़त्म कर दिए जाए, मुसलमानों का वजूद ही बाकी न रहे, मुसलमानों की इबादत गाहें बाकी न रहे, इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम उलमा किराम और रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट दोस्तों, आपकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सबके सामने इसका एजेंडा वाज़ेह है कि ये दरअसल 2024 का जो अमेंडमेंट वक्फ बिल है उसके अगेंस्ट में और उसके ऑब्जेक्शन के तौर पर है। अब आप ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में एक के बाद एक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस मौके पर जो बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आखिर इस अमेंडमेंट बिल में हम क्यों ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो औकाफ है, जिसको हम हिंदू धर्म में शराइन कहते हैं, और हमारे सिख भाई जो है उनके भी अपने औकाफ हैं, तो ये औकाफ मुसलमानों का खालिस मजहबी रिलीजियस मैटर है। और भारत का जो दस्तूर है उसका चैप्टर नंबर 3 में 25 आर्टिकल 25, 26 और 29 में जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो उसमें इसका जिक्र है कि हर माइनॉरिटी को और हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी और उसके जो मजहबी इदारे हैं उन इदारों को चलाने की आज़ादी, उसके इंतज़ाम और इंसराम की आज़ादी। ये दरअसल भारत के दस्तूर के बुनियाद में शामिल है। और एक बात यह है कि भारत के दस्तूर में यह भी चीज़ दर्ज है कि कौन सी चीज़ें जो तब्दील की जा सकती है और कौन सी चीज़ें जो कोई हुकूमत उसको तब्दील नहीं कर सकती। तो जो भारतीय नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है उसको कोई हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती है, उसके खिलाफ कोई बिल नहीं लाया जा सकता है। आप देखिए कि इस सिलसिले में भारत के दस्तूर का 53A, तो भारत के दस्तूर के 53A में बात लिखी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स में जो चीजें दर्ज हैं उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है। हम इस बात को देखते हैं कि औकाफ ये मुसलमानों का बहुत खालिस मजहबी मसला है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हर धर्म के मानने वालों का ये मजहबी मसला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम की दावत दुनिया के सामने पेश की, तो उसी दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जीवन था, उसी जमाने में भारत के लोगों ने भी, हमारे राजा ने, हमारे यहाँ के लोगों ने उस वक्त ही इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज से 1300-1400 साल पहले से ही भारत में औकाफ की बुनियाद पड़ी है। औकाफ का मैटर इतना आसान नहीं है कि ये 50 साल और 25 साल पुराना हो। और हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में अपने सहाबा को औकाफ के लिए कहा था कि अल्लाह की राह में वो माल को खर्च करें, जिसके जरिए से लोगों की तालीम, एजुकेशन और उनके जो रिलीजियस उमूर है, उसके मामलात है, वो अंजाम दिए जा सके। तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा था कि ये जो औकाफ की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो अल्लाह होता है। अल्लाह के सिवा कोई इसका ओनर नहीं बन सकता।
अब आप ये कहेंगे कि साहब ये जो भारत का ये जो बिल है 24 का, इस बिल की आप मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? पहली मुखालिफत की बुनियाद तो ये है कि ये मुसलमानों के धार्मिक मसाइल में मुदाखलत और इंटरफेरेंस है, क्योंकि यहां हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, भारत में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उन तमाम के भी औकाफ हैं, और आप उनके दस्तूर को पढ़िए, उस दस्तूर में कोई भी दूसरे मजहब का मानने वाला वो उसका मुतवल्ली नहीं हो सकता, उसका कस्टोडियन नहीं हो सकता। अगर हम सिखों के गुरुद्वारों को देखते हैं या उनके औकाफ को देखते हैं या हमारे जो भी दूसरे और भी नॉन मुस्लिम भाई हैं, लेकिन हम इस चीज को देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मसला यह पैदा हुआ कि जो औकाफ का कस्टोडियन है वो ये जो अमेंडमेंट है उसके जरिए कस्टोडियनशिप तब्दील हो रही है, क्योंकि इसमें यह बात लिखी हुई है कि जो यानी काउंसिल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसके 20 कोर मेंबर्स होते थे, अब वो तब्दील कर दी गई है। अब उसके कोर मेंबर्स 21 होंगे और 21 में 11 जो है वो मुसलमान नहीं होंगे। यानी आप सोचिए कि मोर देन 50% भारत के औकाफ के वो लोग होंगे कि जिनका ताल्लुक मजहबी मामलात को जानते ही नहीं। हम आपके सामने इसलिए आपके माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि ये मामला कोई कम्युनल मसला नहीं है, ये कम्युनल मसला नहीं है, ये दरअसल कोई भी जो धार्मिक संस्था है ये उसका इशू है। अब आप बोलिए कि एक मस्जिद है, अब भारत में लाखों मस्जिदें जो औकाफ के तहत आती हैं, ये बात बताई जाती है कि 13 लाख मस्जिदें हैं। अब मस्जिदों का निजाम कौन चलाता है? ये एक चीज जो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज जो है इसके अंदर कि कस्टोडियनशिप वो दरअसल धार्मिक मामलात की वो उसी धर्म के मानने वालों के पास होनी चाहिए। आप देखिए कर्नाटका को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, जितने भी कस्टोडियनशिप हर एक मजहब के मानने वाले की उसी के पास है, बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई और धर्म का मानने वाला उसका कस्टोडियन नहीं बन सकता। तो आखिर इसमें मुसलमानों के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको, धार्मिक प्रॉपर्टीज को हासिल करने की कैसी कोशिश है? दूसरी बात मैं आपके सामने जो इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल की हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर अगर आप इसको देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज के सिलसिले में अगर कोई तनाज़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको हल करने के लिए भारतीय सिस्टम में यानी 13 वक्फ बिल, वक्फ कानून 2013 के तहत यह था कि एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। उस ट्रिब्यूनल में एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव से, एक जुडिशरी से और एक वक्फ बोर्ड से, ये 3 लोगों का एक ट्रिब्यूनल होता था जो वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में अपना एक स्टडी करने के बाद में उसका डिसीजन देता था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की है या ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। और अगर वो डिसीजन वहां ना हो तो फिर उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूरे दरवाजे खुले थे। लेकिन इस अमेंडमेंट बिल के अंदर सबसे खतरनाक बात यह भी है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इख्तियार दे दिया गया है कि जो उस इलाके का आईएएस ऑफिसर होगा, जो एसडीएम होगा, कलेक्टर होगा, वो गोया के वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर कोई ओनरशिप का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसका फैसला वो करेगा। यानी आप सोचिए कि कितनी खतरनाक बात है कि कलेक्टर के पास जाएगा, कलेक्टर कोई जुडिशरी तो है नहीं, और वो ये कहते कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है तो नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि कितनी अजीब और गरीब बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत की जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसके 50% पर इस वक्त भी हुकूमती इदारों का कब्जा है। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। 50% प्रॉपर्टी पर। जब इंदिरा गांधी ने 1973 में एक लेटर, एक सर्कुलर जारी किया था, वो सर्कुलर को आप देख सकते हैं, जो 2013 का कानून पास हुआ था वक्फ कानून का, उसमें वो सर्कुलर दर्ज है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हुकूमत के तमाम इदारों से ये बात कही थी
कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर अगर तुम्हारा कब्जा है तो वो कब्जा हटा लो, क्योंकि ये उन लोगों का धार्मिक प्रॉपर्टी है, उनको वापस करो। और अगर तुम वापस नहीं कर सकते तो उनको एज पर द नॉर्म उनको किराया दो, उनको रेंट दो। ये देखिए एक वक्त की, ये बहुत लंबी बात नहीं है, उस वक्त ये बात थी। अब ये चीजें हमारे सामने है कि अब मामला ऐसा हो गया है कि अब जो है तो प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो गोया कि उसके फैसला करने वाला कलेक्टर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जो 50% औकाफ की प्रॉपर्टीज हैं जिस पर इस वक्त हुकूमती इदारे कहीं ना कहीं काबिज है, वो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए औकाफ के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि वो बोलेंगे तुम्हारी है ही नहीं, तुम कैसे इसके ऊपर दावा कर सकते हो। और एक बात मजीद ये है कि वक्फ को मुस्तहकम करने के लिए 2013 के कानून में जो बात दर्ज थी वो ये थी कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को किसने गसब किया, किसी ने उस पर नाजायज कब्जा किया, तो उसको नॉन बेलेबल वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता था और उसके खिलाफ वो चार्जशीट लगाई जाती थी, जिसके जरिए वो हिम्मत नहीं कर सकता कि वक्फ की प्रॉपर्टी में हाथ डाले। अब उन्होंने वो कानून निकाल दिया। अब कोई भी शख्स वक्फ की जमीन पर कब्जा कर सकता है और अगर उसने कर लिया तो उसके लिए बेलेबल वारंट है, वो आसानी से छूट जाएगा, उसके मुकदमे की समाअत होगी और नतीजे में वो जमीनें हड़प भी कर सकता है। भाइयों, इसमें जितने भी यानी तकरीबन 40 इसमें अमेंडमेंट है। ये 40 जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर एक एक नुक्ते पर आपके सामने बात की जाए तो आप ये कहेंगे कि साहब ये दरअसल एक माइनॉरिटी के मजहबी और रिलीजियस मैटर को पूरी तरह तबाह करने का कानून है। आप कह सकते हैं कि एक बात इस सिलसिले में मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूं, मेरे साथ में और भी लोग हैं। 2013 का जो वक्फ कानून था वो वक्फ कानून आज भी भारत का सबसे बेहतरीन वक्फ कानून है। 2013 के वक्फ कानून को बनाने के लिए तकरीबन जो है 13-14 साल 16 साल तक स्टडी की गई। 1995 से लेकर 2005 तक कई सर्वे वक्फ कमेटियों के बनाए गए, कई कमिश्नर्स ने अपने सर्वे पेश किए, औकाफ के सिलसिले में जितनी डिटेल स्टडी थी वो सारी स्टडी जमा की गई और 2005 में वक्फ के ताल्लुक से मुकम्मल चीजें सामने आई। फिर उसके बाद में सच्चर कमेटी बैठी। सच्चर कमेटी ने डिफरेंट चीजों पर स्टडीज की मुसलमानों की, उसमें वक्फ पर भी स्टडी की और सच्चर कमेटी ने 6 साल तक वक्फ पर स्टडी करने के बाद ये बताया कि मुसलमानों की वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो इनके बुजुर्गों ने इसलिए दी थी ताकि इनका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, ताकि ये वेलफेयर काम हो सके और ये जो कम्युनिटी है वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, तो वक्फ की प्रॉपर्टी उस वक्त उन्होंने बताया था कि 9 लाख एकड़ जमीन पर यह मुश्तमिल है। अगर यह प्रॉपर्टी सही मानों में इस्तेमाल कर ली जाए तो मुसलमानों को किसी भी तरह के कोई इजाफी मदद की जरूरत नहीं है, ये कम्युनिटी खुद डेवलप हो सकती है। और यह बात कब कही गई? जबकि सच्चर कमेटी ने यह बात कही कि भारत में सबसे ज्यादा बैकवर्ड फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कोई अगर एजुकेशनली कोई अगर कास्ट है, कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है। और मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वन ऑफ द जो उन्होंने स्कीम पेश की वो वक्फ का सही इस्तेमाल था। उसके बाद में मनमोहन सरकार ने उस पर काम किया और वक्फ कानून 2013 को पास किया। वक्फ कानून 2013 के बाद में सही मानों में वक्फ की प्रॉपर्टीज को महफूज करने का एक काम भारत में शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको आखिरी बात जो बताना चाहता हूं, कितनी तशवीशनाक है कि आज से 2 साल पहले वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया को मुअत्तल कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, उसके 20 अरकान खत्म कर दिए गए और 2 साल से यह नया कानून, इसकी स्टडी शुरू है। इस कानून को जो बनाया गया, इसके लिए जितने वक्फ के इदारे हैं पूरे भारत में लाखों की तादाद में, किसी एक से भी राय नहीं ली गई, किसी भी एक से भी राय नहीं ली गई, कोई सर्वे नहीं किया गया, जितने मुसलमानों के मैटर्स है उनसे किसी से मालूमात नहीं ली गई, जिस तरह से केस स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर वो नहीं की गई। और अचानक 2 साल के बाद में यह कानून लागू कर दिया गया और कहा गया कि यह कानून पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो आप देखिए कि यह कानून को बनाने के लिए यह जितना बड़ा मसला है, उसके लिए जितनी डीप स्टडी चाहिए, जितनी थारो स्टडी चाहिए, जितनी मल्टी डायमेंशनल स्टडीज चाहिए, वो नहीं की गई है। और करोड़ों अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, मुसलमानों से मुराद भारत के एक
मतलब एक माइनॉरिटी की, उसको किस तरह से जो है टारगेट किया जा रहा है। तो हम इस मौके पर आप जैसे लोग जो हक के प्रति अपने आप को पेश करते हैं, सच्चाई की आवाज को दुनिया के सामने लाते हैं, हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं। हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस मसले में तमाम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही, तमाम हमारे बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में नॉन मुस्लिम भाई भी हैं जिन्होंने मुसलमानों के इस मसले को महसूस किया है और अब पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। हमने ये बात आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है कि हमारे जो सबसे अहम डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा सुतून है वो मीडिया है। मीडिया जो है इस इशू की स्टडी करे और वो हक और सदाकत का साथ दे, सच्चाई का साथ दें और ये जो जुल्म है, नाइंसाफी है, इसको रोकें। यही मेरी चंद इब्तदाई बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। जमात इस्लामी जो है वो देश भर में काम करती है। जी जी। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सारे तंजीमें जो भी है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो है, ये दो लोग, ये लोगों से अपने कभी मिले क्या, मुलाकात करेंगे क्या? ये दो लोग जो है उनकी भूमिका है। गवर्नमेंट के पास तो मेजोरिटी नहीं है, बीजेपी के पास। सही है। नीतीश कुमार मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वफद में भी, जमात के वफद में भी चंद्रबाबू नायडू से जाकर आंध्र प्रदेश में मुलाकात की। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो हाई जो लीडरशिप है, उन्होंने नीतीश कुमार से भी बहुत तफसीली गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि इस मसले में हम हुकूमत के साथ नहीं है। इसी वजह से जी वो स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको हम पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने उन लोगों से कही है। उन्होंने कहा कि हम आपके फेवर में, बाकायदा दूसरे जो तेलंगाना की हुकूमत है उसने भी कहा कि हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। कर्नाटक की हुकूमत ने कहा है। असल में ये जेपीसी में जो बिल गया है उसकी वजह दरअसल हमारे वो लोग भी है, नीतीश कुमार साहब हो या चंद्रबाबू नायडू हो, इन लोगों ने भी दबे अल्फाज में ये बात कही है कि ये बिल सही नहीं है। क्या वजह है कि जेपीसी को जनता से अपनी राय क्यों मांगी? जी, इसमें भी खुद असल में वक्फ बोर्ड के साथ में कहीं ना कहीं इसमें भी एक मतलब है कि ऑनेस्टी नहीं है। जिन लोगों का मैटर है सिर्फ उन्हीं से राय लेनी चाहिए। मैटर सिर्फ मुसलमानों का है क्योंकि मस्जिदों के मुतवल्ली मुसलमान हैं, मदरसों के मोहतमिम मुसलमान हैं और ये पूरा जो दरगाहें हैं और जितनी प्रॉपर्टीज है ये सब मुसलमान हैं और राय ली जा रही है सबसे राय ली जा रही है। कितनी अजीब बात है, आप सोचिए कि एक जो है किसी का पर्सनल मैटर है। जेपीसी के इस फैसले की मुखालिफत क्यों नहीं की? जेपीसी के इस फैसले की मुखालिफत पूरे हिंदुस्तान में की गई है। अभी इस वक्त मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तकरीबन हर हफ्ते मीटिंग हो रही है और मैं खुद चूंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर हूं, मैं उसमें उसकी कमेटी में भी शरीक हूं, तो मैं इन सब चीजों को जानता हूं। इस पर मुखालिफत बाकायदा जेपीसी के पास, जी जी जी, जेपीसी से मिले। क्या ये जो फैसला है आपकी राय जनता की राय बनाने का मतलब ऑफिस किया जाएगा? अभी तो चूंकि वो लोग एक चीज पास कर चुके हैं। जेपीसी का फैसला गलत है, आप मान रहे हैं? जी जी, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कैसा निकलेगा? अभी देखिए, असल में बात यह है कि अभी 13 तक राय दाखिल करने का वक्त है, ऑब्जेक्शन दाखिल करने का वक्त है। ऐसे कि ये जो है जी, इसमें सभी मुजाहिर के लोगों से राय मांगी जा रही है। हाँ हाँ, तरफ क्या होगा उसका? सही बात है ना, उनकी राय नहीं लेनी चाहिए इसमें। हाँ जी जी, इसमें उन्होंने कहा है कि ये सुधारना कानून, जी जी, इससे वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो सिक्योर रहती है। ये उनका दावा है। आपके पास 2013 में आप जो बोल रहे थे कंप्लीट है, कितनी वक्त की प्रॉपर्टी आपके यहाँ से कितनी चलेगी? ये बेच के खाने वाले कौन है? अगर कोई बिल, अगर आप उसमें से कोई सुधारना चाहते, बिल को और कॉन्क्रीट बनाइए। उसमें बिल में देखिए 2013 का जो कानून है, उस कानून की रोशनी में कहीं ना कहीं उसको अदालती चारोजुई के दायरे में वो प्रॉपर्टी आती है। यहां तो अदालती चारोजुई हट गई है, यहां तो पूरे फैसले का इख्तियार एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गया है। कलेक्टर को ये बात के हाथ में ये चीज आ गई है कि अगर प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्प्यूट हो तो कलेक्टर उसको हल करेगा। तो बेसिकली जो लीगल प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं इससे मुतासिर हुआ है। जी जी, आपकी जो आपकी जो सुझाव
जी। मान लिए जाते हैं। हाँ। तो आप लोग ये मानेंगे सुधारना करना? देखिए, सबसे अहम बात जो आपने कहा है कि हमारे पास में एक पूरी लीगल टीम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास में पूरी लीगल टीम है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सब लोग इसमें शामिल है। जिसको सुधारना, तो जाहिर सी बात है कि वो हर एक चाहेगा कि वो सुधार आए, प्रॉपर्टीज महफूज हों। अगर उसमें नीयत साफ है तो बिलाशुबा उसको तस्लीम करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन जो चीजें इस बिल में हैं, वो दरअसल ये बिल जो है उसके अंदर पूरी की पूरी ये चीज मालूम हो रही है कि ये बिल नाफिज होते ही से आधे से ज्यादा मुस्लिम प्रॉपर्टीज अचानक गायब हो जाएगी। क्या रहेगा? हाँ जी, सईद कवाई साहब हमारे वक्फ शरीफ के जिम्मेदार भी है, और बाद में जो मेहमान आए कारी अमीन साहब, एडवोकेट मुबीन साहब, उनका भी तारुफ कराया था, और मुजीब साहब हमारे एनडीएफ के जिम्मेदार है। तो ये वक्फ शरीफ के ताल्लुक से और भी कुछ चीजें हैं, तो आप अगला स्टेप क्या रहेगा? हाँ, अगला स्टेप अभी डिफाइन नहीं है। बस ये जो है कल का लास्ट डे है। कल ये पूरे जितने ऑब्जेक्शंस दाखिल होंगे, अब तक तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर ऑब्जेक्शंस दाखिल हो चुके हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की साइट से। वे जेपीसी को 1 करोड़ से ज्यादा ऑब्जेक्शन सुबह तक जा चुके थे। कल तक हो सकता है कि 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख तक पहुंच जाए। ये गोया कि एक तरह से एक गवर्नमेंट के लिए एक मेमोरेंडम है, एक आवाज है कि भाई इसके खिलाफ है सारे के सारे लोग। रेफरेंडम भी एक अवामी, सही बोल रहे हैं, पब्लिक रेफरेंडम। टोटल लोकसंख्या अगर 14 करोड़, उसमें सिर्फ 1 करोड़ अगर गए हुए ऑब्जेक्शन, हाँ, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोग भी इसके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं? हाँ, देखिए, अब आपने ये जो सवाल किया, दूसरी बात सुनिए, दूसरी एक बात, तो इससे पहले लोगों ने ट्रिपल तलाक के ऊपर फॉर्म भर के दिए, उसके बाद एनआरसी के ऊपर फॉर्म भर के दिए, औरंगाबाद के ऊपर फॉर्म भर के दिए, हर जगह फॉर्म भर के दिए, और वो बातें लोगों की एक्सेप्ट नहीं की गई। कहीं ना कहीं ये बात तो नहीं है जो लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ सही नहीं, वो मसला वो नहीं है। मसला असल में गवर्नमेंट के मूड का है। उस वक्त गवर्नमेंट की जो फैब्रिक थी, तो उसके अंदर आपको ये सब मालूम है कि चाय पीते पीते बड़े बड़े फैसले हुए। ऐसे कानून जो लोगों के बहुत सारी चीजों पे असरअंदाज होते हैं, ऐसे कानून भी वहां ऐसे पास हुए, वो है कि कानून नहीं, कोई बस हाथ उठा के कानून पास हो गए। इस पर पूरी अपोजिशन चीखती रही, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट इस कदर मुअत्तल थी कि अपोजिशन नाम की भी वहां पर कोई चीज नहीं थी। अब भारत के जो लोग हैं उन्होंने हकीकत को जाना, और अब एक बहुत ही मजबूत अपोजिशन मैदान में आई है, और वो अपोजिशन अवाम की बात को पार्लियामेंट के ऐवानों में पूरी कुव्वत से पेश कर रही है। तो आपने जो इश्काल दायर फरमाया है, वो बात चूंकि 2024 से पहले की है। अब 2024 के बाद का जो इंडिया है, वो इंडिया बहुत माशाल्लाह एक दस्तूर के मुताबिक चलने वाला इंडिया होगा इंशाल्लाह। नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें तमाम अफवाह से ऑब्जेक्शंस मंगवाए जाए। हाँ, ये गलत है ना, गलत है यही। अब अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखा जाए तो उसमें जो है तो आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है और अदर कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है। जी। अगर वो तमाम अपने ऑब्जेक्शंस या सजेशन दाखिल करते हैं, जी हाँ, तो उनकी क्वांटिटी यकीनन मुसलमानों की क्वांटिटी से ज्यादा होगी। जी। और मेजॉरिटी इज द लॉ गिने जाते हैं जमहूरियत में। जी। इस सूरत में आप लोगों का क्या मौक़िफ़ रहेगा? ये जो मैटर है, ये मैटर भी दरअसल ऊपर ज़ेरे गौर है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डिस्कशन में ये चीज आई। हमारे भी जमात के ऑफिस ने जो सोचने वाले लोग हैं, शूरा है, वहां पर ये बात आई है। जी, हमारे और साथियों से भी जवाब लेते हैं। तो मैं ये बात आपसे कह रहा था कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो चीजें अभी चैलेंज करना है जिसको, लेकिन चूंकि ये पूरे इमरजेंसी में राय तलब की गई है, इतनी इमरजेंसी में ऐसी राय कभी तलब नहीं की गई। एक बहुत तवील वक्त दिया जा सकता है। इतनी बड़ी माइनॉरिटी जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है, और उससे कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते में अपनी राय दे दें, 15 दिन में अपनी राय दे दें। आप सोचिए कि ये खुद काबिल गौर बात है। बहरहाल देखिए, हमारे आपसे सवाल है, अभी मोदी गवर्नमेंट ने जो है फैसला लिया है, हाँ बात सही है, तो देश के मुसलमानों में अब को हड़का मचता ये मोदी गवर्नमेंट जो है तो कहीं फंदा करने जा रही है। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, औरंगाबाद शहर महाटवाड़े का, यहाँ पर कई काफी जगह की लूट मार हुई, ये आपको पता है। सवाल ये
जब आप मिल्लत का गम है, मुसलमानों का गम है, तो नहीं मिल्लत का गम, तो सवाल ये है पूरी दर्द के साथ जानवर हो रहा तबाह हो रहा था, फिर आप लोग क्यों नहीं बैठे? ये भी तो डर था, क्या नुकसान था, क्या तबाह हुआ? वक्त की जमीन जो तबाह हुई सबको पता है, वही दर्द के साथ हम ऐसा क्यों नहीं बैठे? मुसलमानों उठो हमारे साथ चलो, ये भी दर्द है साहब। ठीक है, अभी सबसे बड़ा इशू क्या है? इशू यह है कि वो कानून अगर पास हो गया बिल 2024, तो हमने उसके जो खतरात महसूस किए वो आपके सामने पेश किए। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे बहुत सारे अनासिर हैं जो हमको नुकसान, वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर अलग से गुफ्तगू की जाएगी। बर्निंग इशू वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 से मुतालिक हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। जमात इस्लामी हिंद की जी, मेरा नाम फ़हीम फलाई है। जमात इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है वक्फ डिपार्टमेंट, उसका मैं सचिव हूँ महाराष्ट्र। एक अहम इशू पर यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं। 7 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में ये बिल मुतारिफ करवाया गया, पेश किया गया था। उसमें हमारा बुनियादी तौर से सवाल ये था कि कानून बनाना, लॉज बनाना, कायदे मुरतब करना, ये हुकूमत का हक है और उसे करना भी चाहिए। वक्फ एक्ट 95 से पहले वक्फ का पूरा सिस्टम वक्फ एक्ट 1954 के तहत काम करता था। अब हुकूमत ने यह महसूस किया था कि ये एक्ट जो है सक्षम नहीं है, उतना फ़ायदेमंद वक्फ के लिए साबित नहीं हो रहा है, या जो वक्फ के मकासिद है उन मकासिद की तकमील नहीं हो पा रही। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान 95 में जो है लाए गए थे ताकि वक्फ के जो मकासिद है वो पूरे हो, वक्फ संस्थाएं मजबूत हो, वक्फ की ज़मीनों का प्रोटेक्शन और इससे मुताल्लिक़ जो खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, आशुरखाने हैं, ये सब जो है महफूज रहे और अपने वक्फ़े मंश के मुताबिक वो काम करता रहे। अब जब कोई बिल लाया जाता है तो उससे संबंधित जो लोग होते हैं उनसे कंसर्न लिया जाता है, उनसे राय ली जाती है, पूछा जाता है। अब जब ये 7 अगस्त को पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश किया गया तो इस मुल्क में मुसलमानों को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी काम कर रही है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड काम कर रहा है, जमीयतुल उलमा काम कर रही है और इलाकाई तौर से बहुत सारे छोटे ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस काम कर रही है। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया और इस मुद्दे पर जो है डिस्कशन किया गया, उनकी राय तलब की गई या उनसे जो इतराज़ात है वो मालूम करने की कोशिश की गई। दूसरा, अभी हमारे एक दोस्त ने यहाँ पर सवाल किया कि इस बिल के इंट्रोडक्शन में ये बात लिखी गई है कि ये बिल जो है वक्फ को प्रोटेक्ट करेगा, इसके डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। हालांकि ये साफ तौर से जो है झूठ। अब आप देखिए कि 2-2.5 साल से हम देख रहे थे कि वक्फ एक्ट 95 के आर्टिकल 40 को लेकर इस पूरे मुल्क में जो है एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और ये जहन साजी करने की कोशिश की जा रही थी, ये बात बावर कराने की कोशिश की जा रही थी कि आर्टिकल 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह पावर हासिल है कि किसी भी ज़मीन पर उंगली रख दे, क्लेम दाखिल कर दे ये प्रॉपर्टी हमारी, और उसको वो जो है डिक्लेयर कर दे ये प्रॉपर्टी हमारी। तो इस तरह राय आम्मा को जो है हमवार करने की एक नापाक ये कोशिश की गई। अब पूरे मुल्क में, इस रियासत में जो है आप सिंगल एग्जाम्पल नहीं बता सकते कि जहां पर वक्फ बोर्ड ने जो है किसी की ज़मीन गस्ब किया हो, किसी की ज़मीन जो है छीना हो। उल्टा हमारा ये मानना है कि वक्फ की 98% प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जा जात और बड़े पैमाने पर जो है गवर्नमेंट ने इस पर कब्जा किया है। आप देखिए, अगर प्रीम्बल में आप जो बात कह रहे हैं कि इससे वक्फ जो है महफूज होगा, तो पूरा बिल की अगर आप स्टडी करेंगे तो ये बात सामने आएगी, कहीं भी इंक्रोच को लेकर जो इसमें किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो इंक्रोचमेंट किया है उसका फ्यूचर क्या रहेगा। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें वक्फ की अपने कब्जे में लेकर रखी है, उनके सिलसिले में जो है बिल क्या कहता है, खामोश। उल्टा जैसे मौलाना ने भी जो अपनी गुफ्तगू में कहा है कि वक्फ एक्ट 95 में वक्फ बोर्ड को ये पावर था 51 और 52 के तहत कि अगर कहीं इलीगल जो है ट्रांसफर हुआ है, गैर कानूनी तरीके से वक्फ की ज़मीन सेल हुई है, वक्फ जो है इंक्वायरी करेगा और उसके ऊपर जो FIR दर्ज करेगा जो नॉन बेलेबल रहेगी। लेकिन ये इसमें जो है उस FIR को बेलेबल किया जा रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि जो वक्फ के बड़े बड़े गिरेबर्स है,
वक्फ के जो है माफिया है, लैंड माफिया है, डायरेक्ट तौर से जो है ये बिल उनको फायदा पहुंचाएगा और उनको जो है ओनरशिप तक लेकर जाएगा। मालिकाना हुकूक की भी जो है इसके अंदर इस बिल में जो है बात की गई। जी 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 मैं आ रहा हूँ जी। तो अभी जो वक्फ एक्ट 95 था, एक हमारी शिकायत ये भी है हुकूमत से कि ये अभी पूरी तरह से नाफिज भी नहीं हुआ था। कुछ हद तक जो है ये नाफिज हुआ था। इसके निफाज से पहले जो है इसको ख़त्म करने की बात की जा रही। पिछले दिनों में जो है बोर्ड के ताल्लुक से हमारा एक निगेटिव अप्रोच रहा है फॉर्म का, उसके अलग अलग फैक्टर्स और वजूहात, लेकिन धीरे धीरे जो है वक्त अपने सही ट्रैक पर आ रहा था। बहुत सारी जो है इन्होंने FIR की है। एकदम इसका एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास में अभी जो डायरेक्ट बोर्ड ने की है वो 66 का है, जिसमें डायरेक्ट जो है बोर्ड ने FIR किया 66। फिर अलग अलग इस एक्ट को इस्तेमाल करके मुतवल्ली वगैरह ने की है, उसकी तादाद जो है कुछ 400 से 450 के दरमियान में। और जो फोकस लैंड थे हमारे इस स्टेट में, राज्य में, उस फोकस लैंड को हासिल करने के लिए वक्फ बोर्ड ने भी जो है कानूनी तौर से कदम उठाए। खुद आपकी जो है नक्सरवाड़ी का 13 एकड़ जमीन का विषय था। बोर्ड ने जाकर जो बाज़ाब्ता उसका पोजीशन लिया, बोर्ड के चेयरमैन गए, बोर्ड के मेंबर्स गए और उन्होंने इसको अपने पोजीशन में लिया है। तो पहली मर्तबा वक्फ के इतिहास में इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि आइंदे आने वाले दिन जो है वो वक्फ के लिए बेहतर रहेगी। मौलाना कलेक्टर के हवाले से जो एक बात कही है कि वक्फ बोर्ड के जो पावर्स है वो निकाले जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के CEO के जो पावर्स है वो निकाले जा रहे हैं और निकाल कर जो है कलेक्टर को दिए जा रहे हैं। क्या वो जो है डिसाइड करेंगे वक्फ के डिस्प्यूट्स को। उसमें खतरनाक बात यह है, जो बिटवीन द लाइन है, जो नहीं आ पा रही है, उसमें यह है कि किसी ने अगर दावा कर दिया कि ये फला मस्जिद है, फला कब्रस्तान है, यहाँ जो है मेरा क्लेम है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, इन्होंने इनक्रोच किया है, तो उसमें कलेक्टर को ये पावर है कि जब वो इंक्वायरी इनिशिएट करेगा, तब जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो लैंड, वो कब्रस्तान, वो मस्जिद डिस्प्यूट रहेगी और बैन कर दी जाएगी। अब आप देखिए कि ये नैरेटिव जो लोग 2-2.5 साल से बना रहे थे, इनका तो बहुत सारी जगहों पे क्लेम आएंगे, फला बोलेंगे, ये एप्लीकेशन देंगे कलेक्टर को भी, हमारा मानना है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है जहां पे मस्जिद बनी। और एक इसमें 95 के एक्ट में जो वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट था, इस बिल में जो इसको निकाला गया, वक्फ बाय यूजर ये था कि कब्रस्तान है 100 साल से 200 साल से मुसलमानों के इस्तेमाल में, वहां पे जो है बाज़ाब्ता तदफीन होती है। एक मस्जिद है, कोई तारीखी इमारत है जो मुसलमानों के इस्तेमाल में वहां इबादत होती है, लेकिन वो किसी वजह से जो है गजट में नहीं आ पाई। अब उसमें यह है कि वो अब कलेक्टर के हवाले है वो चीज, कलेक्टर चाहे तो कब्रस्तान रखेगा, चाहे तो मस्जिद रखेगा। तो अब इससे ये होगा कि एक बुरहान की कैफियत पैदा होगी। जी, तो सब बातें हैं, उसकी जो हमारे बहुत सारे शुभात है कि ऐसा होगा वैसा होगा। बिल कर्ज महाल ये बिल नाफिज कर दिया जाता है, तो उसको रोकने के लिए आपके पास में क्या कानूनी जो है तो अमल होना चाहिए, क्या हमको कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, फिलहाल तो आप लोग जो एक ये आपका जो क्वेश्चन, हमारे एडवोकेट मुबीन साहब हाईकोर्ट के बैठे हुए इस बिल पे, उन्होंने काफी अच्छी स्टडी किया है, तो इंशाल्लाह वो आपको जो है ब्रीफ करेंगे इस सिलसिले में। कानूनी लिहाज से क्या इसका हो रहेगा, कानूनी लिहाज से क्या इक़दाम उठाने चाहिए। देखिए 2013 में जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे 1995 के एक्ट के अंडर, तो उसमें कुछ सजेशन ऐसे है कि जैसा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो उसको जुडिशियल ऑफिसर अगर बनाते हैं, जैसा कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर जो होता है, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जो है तो वक्फ की पेरीमीटर मतलब जैसे उसके सिमिलर है। ये जो मुसलमानों के लिए वक्फ एक्ट है, वैसा बाकी जो तंजीमें हैं उनके लिए ट्रस्ट एक्ट के अंडर पूरा प्रोविजन है। तो उसमें जो है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर जो होता है वो जुडिशियल ऑफिसर होता है, और वहां जो प्रोसीडिंग होती है पूरी, तो वो एक प्रॉपर चैनल से की जाती है, कानून के 4 कॉर्नर्स में होती है। तो सेम लाइन पे अगर जुडिशियल ऑफिसर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, तो वो एक बहुत ज्यादा माइलस्टोन होगा इसमें ट्रांसपेरेंसी की हद तक, क्योंकि प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो होगा। और अभी बहस चल रही है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 को कैसे रोकना है,
इसके लिए क्या कानूनी जो है आपके पास में जो है तो देखिए, उसके ताल्लुक से 13 जो डेडलाइन दी है, हम सभी लोग जो है तो एक प्रॉपर ऑब्जेक्शन, डिटेल ऑब्जेक्शन दिए, और उसमें हमने जो मटेरियल, जो सजेशन है, जो हमारे जो पूरे इसमें ये बिल को रोकने के लिए, वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास हमने सजेशन के तौर पे दिए हुए। और दूसरी बात जो है, तो इसमें जो मेजर जो कंसर्न है हमारे, जैसा कि वक्फ बाय यूजर के ताल्लुक से है, उसके बाद कलेक्टर की पावर्स के ताल्लुक से है, तो ये कंसर्न्स पे हमने बताया कि ये चीजें जो ओमिट की हुई है, और एक उसमें बहुत मेजर चीज ओमिट की हुई है, सेक्शन 107 और 108। अब सेक्शन 107 जो है वक्फ एक्ट में, तो उसमें लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा उन्होंने ये ओमिट किया। पहले लिमिटेशन एक्ट की प्रोविजन वक्फ के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। अगर कोई पोजीशन के लिए जाना चाह रहे तो लिमिटेशन जो एक्ट है 1963 का, तो उसमें जो प्रोविजन दी हुई है कि विद इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तुमने जाना चाहिए, तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं थी, वो उसको हटा दी गवर्नमेंट ने। और सेकंड जो है वक्फ बाय यूजर का जो मेजर कंसर्न है कि अगर वक्फ बाय यूजर अगर हट गया, जैसे कि 100 साल 200 साल से अगर कोई कब्रिस्तान है, कोई मस्जिद है, इदारा है जिसका रेवेन्यू एंट्री में रिकॉर्ड नहीं है, तो कलेक्टर के पास ये पावर दी हुई है। सेक्शन 3C में जो अमेंडमेंट लाई उन्होंने, कलेक्टर को जो पावर दिया, तो उसमें कलेक्टर सिर्फ इंक्वायरी कंटेम्पलेट की हुई है। अब इसमें जो है कलेक्टर एक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है कि ये वक्फ है या नहीं है, इसमें जो इदारा है वो इदारे को नोटिस नहीं, उसको रिप्लाई की अपॉर्चुनिटी नहीं, और उसके बिहाइंड बैक, उसके पीछे ये पूरी प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगा, इंक्वायरी के नाम पे एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेगा और बोलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं। उसके अगेंस्ट वक्फ बोर्ड जा भी नहीं सकता। और ये इंक्वायरी कंटेम्पलेट करने के बाद कलेक्टर को कहा है कि रिपोर्ट सबमिट करे, और वो रिपोर्ट सबमिट करने के वक्त ही कलेक्टर को ये भी कहा है कि रेवेन्यू एंट्री में उसकी एंट्री चेंज करा दे। तो जो और मुकम्मल मुखालिफत करने के बाद अपना रूल अदा करे, और अपना रूल अदा करने के बाद अगर वो इसमें भी अगर नाकाम हो जाती है अपोजिशन, तो जाहिर सी बात है वक्फ मसला ये किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे मुसलमानों के वजूद का मसला है। हम जमहूरी तर्ज पर हमारी अपनी राय और अपनी मुखालिफत हम वहाँ पर दर्ज करवा रहे, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर हम छोटे छोटे दोष देकर हम मुसलमानों को आजमाएंगे कि चलो इस तरह, पिछले भी हमने माजी में ऐसे बहुत सारे कवानीन हमने पास कर लिया और मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब वक्फ का मसला सिर्फ मुसलमानों की ज़ात का, मकानात का या उनकी दुकानों का मसला नहीं है, ये हमारे मदारिस का, ये मकातिब दीनिया का, ये मुसलमानों के इस्लामी तशख़्ख़ुस का मसला है। अगर यहाँ पर बात आती है मुसलमानों की शरीयत की मुखालिफत की, मुसलमानों के इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की, तो ये बात सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान अपने वजूद के तशख़्ख़ुस के लिए हर तरह की कुर्बानी देने तैयार है। का मसला भी जो है तो शरीयत में मुदाखलत है, उस वक्त भी जो है तो हम लोगों ने कुछ नहीं किए। तो इस वक्त हम उस वक्त जो है जो बिल पास हुआ था, उस वक्त अपोजिशन भी जो है इसमें नहीं था। उस वक्त भी जो चीज कवानीन पास हुए, जाहिर सी बात है सारे लोग जानते हैं उस कानून का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उसके रिएक्शन आए हैं। अब मसला सिर्फ एक मसले को लेकर नहीं है, यहाँ पूरी शरीयत को लेकर है। इसलिए कि मदारिस, मसाजिद, ये तमाम के तमाम जो है मुसलमानों की जो आस्था से और मुसलमानों के अकायद से ताल्लुक़ रखते हैं। और वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की मुसलमानों को खैरात दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है, हुकूमत ने या किसी जाती ये मुसलमानों का अपना मसला है, तो बाहर वाला आकर अगर इसमें मुदाखलत करेगा, जबकि जमहूरी तर्ज पर हमको इसके सारे हुकूक हासिल है, जाहिर सी बात इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमहूरी तर्ज पर हम इस वक्त की जो ज़रूरी कार्रवाई हम वो कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो हम अपने अकाबिर असलाफ और तमाम तंजीमें मिलकर इंशाअल्लाह एक मुल्क गिर तहरीक भी चलाएंगे इंशाअल्लाह, जिसके अंदर तमाम जो है तंजीमें शामिल रहेगी। की राय आपके सामने आई है और इसमें ये भी बताया गया है कि बिल के अंदर क्या इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो भी आपने देखे। और फिर इसके ताल्लुक से अगर ये पास होता है तो मुस्लिम तंजीमें क्या करेंगी, वो चीज़ें भी आपके सामने आई हैं। एक चीज़ और आपके मीडियम से जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि अभी जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हमारे पास एक दिन से ज़्यादा वक्त बाकी है। तो जिन लोगों ने अपनी राय अब तक नहीं दी है, तो मैं ये अपील कर सकता हूँ कि वो अपनी राय ज़रूर जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ज़रूर दे, और कोशिश ये करें कि ऑथेंटिक जो QR कोड है, स्पेशली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और दीगर तंजीम का, उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि मसला ये हुआ है जो मैंने अब तक देखा हूँ, क्योंकि दीगर बातें तो आ चुकी है लीगली और बाकी सब, कि QR कोड सर्कुलेट तो बहुत हुए लेकिन QR कोड इस्तेमाल नहीं हुए। मतलब मैंने आपको भेजा, आपने किसी और ग्रुप में भेजा, इस्तेमाल किसी को करना नहीं आ रहा है कि कैसे भेजा जाए।
और लोग उसके नतीजे में ये हो रहा है कि सिर्फ एक दूसरे को ये तो बता रहे हैं कि ईमेल करना है, लेकिन किसको कहाँ और कैसे वो नहीं बताए। मेरी गुजारिश ये रहेंगी, अभी वक्त बाकी है, जो अभी कर सकती वो ये है, और जो होना चाहिए था वो बातें भी आ गई, और जो इसके बाद अगर ना हो तो क्या करेंगे लीगली और डेमोक्रेटिकली वो बातें भी आपके सामने पर आ गई। मेरी अपील आवाम से आपके मीडियम से ये रहेंगी कि वो ज़रूर जो है ईमेल को सेंड करे और अपना इसके मुखालिफ जो अपनी राय पेश करें। कि पहली चीज जो हम काम करेंगे तमाम जमातों को लेकर, और इसमें मेन लीड पोजीशन जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, तो कानूनी चाराजोई इंशाअल्लाह अज़ीज आखिरी दम तक करेंगे। फर्स्ट। सेकंड चीज, दूसरी चीज ये है कि इस सिलसिले में हम दूसरा काम जो बुनियादी तौर पर करेंगे वो सियासी महाज का है। हम तमाम लीडरान से, तमाम मुस्लिम लीडरान से ये गुजारिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि वो एक हो और अपनी अपनी पार्टियों पर दबाव डालें। अभी वो बिल पास नहीं हुआ है, अभी वो बिल पास होने में काफी टाइम बाकी है, इसलिए हम तमाम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सियासी पार्टीज के लीडरान बड़े पैमाने पर वो हुकूमत पर और अपनी अपनी पार्टियों पर दबाव डालें। तीसरा काम इस सिलसिले में जो हम करने जा रहे हैं वो है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन हम बनाना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि ये वक्फ का मसला ये सिर्फ और सिर्फ नहीं है, बल्कि मुसलमानों की शरीयत से जुड़ा हुआ मसला है, और मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहता है शरीयत के नाम पर, और वो कुर्बान करेगा इंशाअल्लाह। तो तीसरा काम हम बड़े पैमाने पर पब्लिक ओपिनियन इस पूरे मुल्क में बनाने की कोशिश करेंगे, और इसमें बतौर खास बिरादरान वतन को भी शामिल करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो बिल लाया गया है ये टोटल दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर, यहां पर वकला बैठे हुए हैं, दस्तूर की आर्टिकल 26 के खिलाफ है। आप अगर उसको देखेंगे और भी कई आर्टिकल है जिसके खिलाफ है ये। तो तीसरा काम इस सिलसिले में जो हम करने जा रहे हैं वो है पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम, और चौथा और बुनियादी काम वो ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हर शहरी, हर मुसलमान और जिस फील्ड से भी वाबस्ता अफराद है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर अदा करते हैं, यकीनन हुकूमत का काम तो उसका काम यह है कि वो जायदादों की हिफाजत करें, लेकिन हमारा भी काम है कि हम भी जायदादों की हिफाजत करें। ये क्यों हुआ? हमारे तर्ज अमल की वजह से हुआ। हमारे एक साथी ने अभी सवाल किया कि ये बिल लाने के लिए वो मजबूर क्यों हुए। वो बिल लाने के लिए इसलिए मजबूर हुए कि जो स्टेक होल्डर्स थे, जो उसके कर्ता धर्ता थे, उन्होंने खुद गबन किया, जिसके नतीजे में वो इस बात पर राजी हुए। तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो भी जिम्मेदारी अदा करें हिफाजत करने की। हुकूमत हिफाजत करेगी, हम खुद भी अपने तौर पर हिफाजत करें। तो बुनियादी तौर पर ये चार काम हम चाहे बिल पास हो या ना हो, इन ये चारों कामों को इंशाल्लाह अंजाम देंगे। देखिए, कानून बनाना ये पार्लियामेंट का काम है, उसके ऊपर अमल बजावनी करना ये एग्जीक्यूटिव का काम है, और उसके ऊपर फैसला देना है जुडिशरी का काम है। अब यहाँ पर मसला ये है कि मैं एक मुद्दा जो है जिसको आपको स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि नए एक्ट के मुताबिक जो है ट्रिब्यूनल को जो है खत्म किया जा रहा है एक तरह से। तो कलेक्टर्स, कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे जमहूरी निज़ाम में जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उस पर कानून पर अमल करवाते हैं, और जुडिशरी जिसने कानून तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब इस बिल को अगर आप देखें तो इसके अंदर जुडिशियल पावर जो है कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। अब आपने रिसेंटली उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि कलेक्टर ने ये ऑर्डर पास किया कि मुसलमानों ने फूड की दुकान पे अपना नाम लगाना। तो ये कलेक्टर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल सरकारी दबाव में आकर किस तरीके से करते हैं, इसकी खुली मिसालें कई मौजूद है। सवाल ये है कि हुकूमत जुडिशरी से भाग क्यों रही है? जब किसी भी डिस्प्यूट का फैसला करना होता है तो हमारे पास जुडिशियल सिस्टम मौजूद है। जब जुडिशरी मौजूद है, जब ट्रिब्यूनल मौजूद है, तो उस इख्तियार को कलेक्टर को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? कलेक्टर ऑफिस में आप लोग भी देखते होंगे कि हियरिंग होती है क्या? कलेक्टर के पास इतना टाइम है क्या कि वो जुडिशियल काम देख सके? तो इसके अंदर जो है जुडिशरी को बाईपास किया जा रहा है। इस एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव जो है पूरे इख्तियारात अपने हाथ में ले रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव को ये जो पावर्स जो सरकार दे रही है उसकी वजह यही है कि सरकार अपने मंशे के मुताबिक काम करवा सके। और जो हमारे कानूनदा वकला हजरात यहाँ पर बैठे हुए थे अब तक, उन्होंने जो गुफ्तगू आपके सामने की है
वो कानूनी हिसाब से की है। और अभी मुझसे जो हमारे भाई साहब ने सवाल किया है वो दीनी हैसियत से किया है। पहले तो मैं दीनी हैसियत से इसका जवाब देना चाहता हूँ। हम मुसलमान अपने पास जो सबसे मजबूत बुनियाद रखते हैं कुरान पाक, उसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ ये फरमा दिया है वो अन्नल मसाजिद माकान अलिल मुश्रिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह, और फरमाया इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को बनाना, मस्जिदों को बाकी रखना, मस्जिदों की हिफाजत करना, ये सिर्फ और सिर्फ काम ये ईमान वालों की जिम्मेदारी है और वही कर सकते हैं। और मस्जिदों को कहा जाता है अल्लाह की निशानी, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है शाइरुल्लाह, ये अल्लाह की निशानी है। और जो शाइरुल्लाह होते हैं, जो अल्लाह की निशानी होती है, उसकी हिफाजत करना ये ईमान से ताल्लुक़ रखता है। मस्जिदें जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वो मुसलमानों की इबादत गाह है, मुसलमानों की इबादत से ताल्लुक़ रखती है। इसीलिए इस वक्त सबसे अहम जो मसला है जहाँ से मामलात बिगड़ रहे हैं, देखिए हुकूमतें ये पब्लिक बनाती है और बहुत सी दफ़ा देखने में ये आ रहा है कि ऐसे फैसले पब्लिक के सामने आ रहे हैं जिसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनको कबूल नहीं हो रहे। मैं इस सिलसिले के अंदर ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि ये जो हालात हुए हैं और ये जो वक्फ का बिल लाया गया है और इसका जो सुधार हो सकता है, इसका जो सलूशन है, ये हर भारतीय, इंडिया के हर नागरिक की जिम्मेदारी। इस वक्त में इंडिया का हर रहने वाला नागरिक, हर भारतीय ये सोचे कि ये हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं। देखिए, जहाँ पर जिस मुल्क के अंदर अलग अलग मजहब के भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसके अंदर मजहब बुनियाद नहीं होता है, जहाँ पर इंसाफ बुनियाद होता है, जहाँ पर इंसानियत बुनियाद होती है, वहाँ ऐसी ही बुनियादें तय की जाती हैं। दस्तूर हिंद ऐसा ही बनाया गया था और आज जो हो रहा है उसके अंदर इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। आप इस वक्त देख रहे हैं कि शिमला के अंदर एक मस्जिद के खिलाफ में एक मिनोरिटी को, एक पब्लिक के एक झुंड को खड़ा किया गया, उनको वरगलाया गया और हिंदुस्तान के अंदर जो दस्तूर हिंद के मुताबिक जो मस्जिदें हैं, जो मुसलमान जी रहे हैं, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि गोया के करोड़ों मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, करोड़ों मुसलमान इस मुल्क से ख़त्म कर दिए जाए, मुसलमानों का वजूद ही बाकी न रहे, मुसलमानों की इबादत गाहें बाकी न रहे। इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जबकि ये दस्तूर हिंद इसके अंदर हर एक को आज़ादी देता है। आज इस वक्त में जिम्मेदारी असल में होती है पब्लिक की, कि पब्लिक गौर करें कि हमारे इस मुल्क में रहने की बुनियाद इंसानियत है और इंसाफ है। मजहबी आस्था, मजहबी जुनून आपको इंसाफ से हटने नहीं देना चाहिए। आज ये जो हो रहा है कल को क्रिश्चियन के साथ में भी हो सकता है, सिखों के साथ में भी हो सकता है। मेरी इस वक्त यही गुजारिश है कि मस्जिदें ये हमारा मजहबी मसला है, ईमानी मसला है, नमाज पढ़ना, इबादत करना, और ये हमारी अपनी चीज़ है। इसके अंदर इंटरफेयर करना, ये जो इंटरफेयर हो रहा है ये बिल्कुल दस्तूर के खिलाफ हो रहा है। हर एक को उसके मजहब पर अमल करने दिया जाना चाहिए। और जिस तरह इदारा है, उसके जिम्मेदारान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम इस मुकम्मल बिल को मुस्तरद करते, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और इस वक्त में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पीछे हैं और आगे जो भी बोर्ड की जानिब से और हमारे बड़ों की जानिब से ऐलान होगा, हम मुकम्मल उसके साथ में रहेंगे। मैं इस वक्त आखिरी पैगाम सिर्फ यही देना चाहता हूँ, इस वक्त जितने भी हमारे भारतीय भाई है, चाहे वो शिमला में रह रहे हो या चाहे वो बनारस में रह रहे हो, कि आपकी जिम्मेदारी होती है इस मुल्क की जो बुनियाद है वो इंसाफ है, वो इंसानियत है, आप उसको बाकी रखें। और जितने भी ऐसे अब ये बिल लाया गया है, इसके अंदर एक बिल्कुल नामाकूल बात है
कि जो मसला मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है उसके अंदर आप दूसरी अक़लियतों से, दूसरे मज़हब के मानने वालों से जो राय ले रहे हैं, ये खुद इंसाफ के खिलाफ है। अगर आपके अंदर इंसाफ नहीं है तो फिर मानवता कहाँ बाकी रहेंगी? ये जानवरों हैवानों में तो नहीं होती है, ये तो इंसानों में मानवता होती है। इंसानियत किसको कहते हैं? इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी इंसाफ होता है। इसलिए इस मुल्क के हर रहने वाले की जिम्मेदारी है। इसी तरह जो अपोजिशन है उनकी भी जिम्मेदारी है। अब आगे जितनी भी बातें हैं वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 13 सितंबर के बाद के फैसले का हर हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा है। उसके बाद में इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाए। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।